हेलो। हाँ, बताइए। हेलो। जी, मेरी बात इमरान आसिम जी से हो रही है? हाँ, हो रही है। मैं पूर्वांचल खबर से बात कर रहा हूँ। बताएँ। मुझे आपसे कुछ जानकारी लेनी थी। मुझे बताइए। ये पता चला है कि आप जो रिजवान जहीर है, उनके कुछ मामलों में अधिवक्ता रहे हैं। हाँ, रहा हूँ। तो जानकारी सर मुझे आपसे ये लेनी थी कि जैसे अभी 7 अगस्त को एमपी एमएलए कोर्ट बलरामपुर ने एक फैसला दिया है, जिसमें हुँ। रिजवान जहीर, उनकी बेटी जो है जेबा रिजवान है और दामाद जो है उनके रमीज नेमत, उनको दोष मुक्त कर दिया गया है। हाँ, जिसके जिस बिल्कुल। जिसके पास जो दूसरा पक्ष है, यानी कि जो फिरोज पप्पू हैं जिनकी हत्या हुई थी, उनके भाई हैं अफरोज अहमद रिंकू। वो हाँ, सार्वजनिक रूप से एक वीडियो जारी करते हैं और वीडियो जारी करके वो जो है पूरी न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और जज पर उँगली उठा रहे हैं, काफ़ी संगीन आरोप लगा रहे हैं। आपने अगर जो वीडियो देखा हो, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक अधिवक्ता के तौर पर इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, माननीय न्यायपालिका पे आरोप लगाना, ये बहुत ही गैर संविधानिक बात है। जी। हमारे संविधान का स्तंभ है न्यायपालिका जुडिशरी। जी, आप जी। उसपे वही उँगली उठा सकता है जो संविधानिक को ना मानता हो, संविधान विरोधी हो। जी, जी। तो ऐसी हरकत करके उनकी संविधान विरोधी मानसिकता सामने आ रही है। जी, आप ये बताइए कि इस तरह के बयान पर अदालत जो है किस तरह का एक्शन ले सकती है? अगर जो सबूत नहीं है और उसके बावजूद अगर जो न्यायाधीश के ऊपर या न्यायपालिका के ऊपर कोई उँगली उठा रहा है सार्वजनिक रूप से, तो क्या हो देखिए, सकता है आगे? सबूत वो एलिगेशन कर रहे हैं, जी। अगर उनके पास कोई चीज़ है तो उसके प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसपे कंप्लेंट है। जी, आप जी। मीडिया के माध्यम से अपने पर्सनल लाभ लेने के चक्कर में आप एक परिवार के पीछे एक ज़माने से लगे हैं, उसमें आप नाकामयाब होते रहे बराबर बेल्स पे हम लोगों ने रेगुलर बेल्स ली हैं, तो बराबर इनके जो मंसूबा रहा है इस परिवार को जेल में रखने का, जी, जी, जी। खास तौर पे रिजवान ज़हीर जी को और ज़ेबा रिजवान जी को जेल में रखने का, तो उस मंसूबे पे भी ये नाकामयाब रहे हैं। और अब क्योंकि माननीय न्यायालय ने एक्विटल कर दिया है, जी। तो ये माननीय न्यायालय पे टिप्पणी कर रहे हैं जो बिल्कुल गैर संवैधानिक है। और माननीय न्यायालय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके ऊपर बिल्कुल चलाना चाहिए। और जो दूसरा पक्ष है, यदि हम लोगों से कॉन्टैक्ट करेंगे तो जो भी अवमानना का मुकदमा या क्रिमिनल डिफेमेशन बनेगा तो वो इनके ऊपर कराया जाएगा। अभी मैंने इनका वीडियो देखा, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि इंसान को न्याय नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा? तो ये निचली अदालत का फैसला था, इसके आगे वो किस कानूनी प्रक्रिया को चुन सकते थे, इस बयान के बदले? देखिए, अभी जो मैंने बात आपसे कही कि जो लोगों को संविधान पे ही यकीन नहीं है, आप संविधान के एक स्तंभ पे उँगली उठा रहे हैं, जी, जी। तो उनसे आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? उनकी भाषा शैली बिल्कुल गलत है, इसका मैं निंदा करता हूँ। और एक हम अधिवक्ताओं में एक कहावत है, जब कोर्ट अपने पे आती है तो ज़बान से पोछा लगवाती है। जी, जी। तो जो इन्होंने कृत्य किया है, इस पे कार्रवाई संवैधानिक के दायरे में इनके ऊपर होगी। जी, जी, जैसे कि जो कानूनी प्रक्रिया है कि आपको निचली निचली अदालत में न्याय नहीं मिला तो आप जो है आगे जा सकते हैं। उन्हें इस तरह का जो है तरीका अपनाना चाहिए सार्वजनिक रूप से। आप ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से इस तरह की बयानबाज़ी बिल्कुल न्यायपालिका नहीं को करनी लेकर। चाहिए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जी। और साथ ही साथ जो दूसरे पक्ष के लिए भी ये अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जी, जी, जी। वो भी डिफेमेशन के दायरे में है। जी। जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहता था कि जैसे सार्वजनिक रूप से लगातार उन्होंने 2 वीडियो जारी किए हैं, तो इस पर कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है या फिर जब तक दूसरा कोर्ट पक्ष। स्वयं स्वतंत्र है, स्वतः संज्ञान ले सकता है। और माननीय उच्च न्यायालय भी सो मोटो कॉन्ग्रिजेंस इनके ऊपर ले सकता है। जी, जी, जी। जी। मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ ये कि जैसे मान लीजिए संदेह है न्यायपालिका पर किसी तरीके से, तो किसी के पास क्या रास्ता है, किस तरीके से वो इसकी शिकायत कर सकता है? संदेह का तो इस पे सवाल ही नहीं हो रहा है इस प्रकरण में। जी, जी। जो जो दोषी पाए गए, बेनिफिट ऑफ डाउट में जो नहीं पाए गए वो छूट गए। जो दोषी थे उनको मंगलवार को मुकदमा लगा है, उसमें सज़ा सुना दी जाएगी। जी, जी, जी। तो इस प्रकरण में कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। जी। ये तो
सेल्फ लाभ लेने के लिए, स्वयं को हाईलाइट करने के लिए माननीय न्यायालय पे टिप्पणी कर रहे हैं। एक प्रकरण 2024 का मुझे याद आ रहा है। जी, जी। एक ज़ेबा रिज़वान जी के समर्थक हैं तसव्वुर अली जी। जी। इनके ऊपर एक एक्सटॉर्शन का फर्जी मुकदमा लिखाया गया, उसमें और भी अभियुक्त थे, जिनको शायद जेल भी भेज दिया गया था। जी, तो जी। तसव्वुर अली जी जब उस घटना के दौरान किसी अस्पताल में एडमिट थे, जी। तो उन लोगों ने हमसे कॉन्टैक्ट किया था। तो हमारे जो बड़े भाई हैं एसएम फैज़ी साहब और जी। बड़े भाई विकास विक्रम साहब, हम लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल मूव करी थी और तसव्वुर अली को माननीय उच्च न्यायालय से एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी। जी, जी। तो वहीं से इनका खेल खराब हो गया था, क्योंकि इनका प्लानिंग थी कि तसव्वुर को पकड़ेंगे तो ज़बरदस्ती बयान लिखवा देंगे ज़ेबा को और जी। दोबारा ज़ेबा जी को जेल में डाल देंगे। जी, क्योंकि जी। कहीं न कहीं ज़ेबा जी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है और पिछले 2017 से सुनने में आया है कि बहुत ज़्यादा लोकप्रियता उनकी बढ़ी है। तो कहीं न जी। कहीं ये कहीं से एजेंडाइज़ करे जाते हैं या इनका क्या पर्सनल लाभ है, ये तो यही बता सकते हैं। जी, जी। और ज़ेबा रिज़वान जी ने रमीज़ नेमत जी को छुड़ाने के लिए, रिज़वान ज़हीर साहब को छुड़वाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैरवी करी। बहुत शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट, वेल एजुकेटेड नेतृत्व है उनके पास। तो उसको डैमेज करने के लिए भी इन्होंने तसव्वुर वाला मुकदमा रचा था, जी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने एंटीसिपेटरी दी थी और ये फ्लॉप हो गए थे। तब से लगातार ये फ्लॉप होते आ रहे हैं, सबकी बेल हुई है, सबको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे दे रखा है कि फर्दर मुकदमा ना हो। जी, अगर कोई जी, जी। मुकदमा लिखना है तो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिया जाए। जी, जी। तो जो फर्जी मुकदमे लगाकर अपना स्वार्थ लेना था, जो स्वार्थपना अपना निकालना था, वो कहीं न कहीं नाकाम है, तो हताशा है। तो जी। ये सब टिप्पणियाँ माननीय न्यायालय पे हो रही हैं, जो बिल्कुल निंदनीय है। इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, आप ये बिल्कुल कह नहीं रहे होनी हैं। चाहिए। इससे मैं एक अधिवक्ता, ऑफिसर ऑफ कोर्ट हम लोगों को कहा जाता है, मैं भी आहत हूँ और जी। बहुत से हमारे अधिवक्ता साथी आहत हैं और प्रोसिक्यूशन के भी लोग भी आहत होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जी, जी, इस जी। तरीके की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये गैर मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ये गैर संवैधानिक विचारधारा की टिप्पणी है। जी, जी। 2022 में जब जी। 302 120 बी में रमीज़ जी की बेल हो गई, जी। अभी एग्ज़ैक्ट तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि बेल हुई थी या होने वाली थी, रियल उम्मीद थी कि बेल हो जाएगी, तभी 307 का एक मुकदमा कायम हुआ, जी। जिसमें अधिवक्ता बृजमोहन सहाय अंकल ने कोर्ट के समक्ष बेल रखी। हम लोग उस टीम में थे, साथ में हिस्सा थे और जी। 307 में भी रमीज़ नेमत जी को बेल मिली थी। जी। उसके बाद उन पे गैंगस्टर की कार्रवाई करी गई। गैंगस्टर में भी हम लोगों ने बेल लिया। जी, जी। तो ये रेगुलर उस परिवार के पीछे किसी न किसी माध्यम से मुकदमे कायम कराने में लगे रहे, जी। जो कि अब नाकामयाब रहे हैं, तो ये हताशा है जो गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, जी। जी, पूर्वांचल खबर को अपना ये समय देने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, इमरान आसिम जी। मोस्ट वेलकम।